हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टूडेंट अगर कहा जाए तो इसमें कई तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक वैसे स्टूडेंट आते हैं जो अपने एकेडमिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे वो नॉन बोर्ड हो सकते हैं और बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो अपने जॉब कैरियर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में पाना चाहते हैं तो उसकी अलग अलग सेक्टर होती है और वो अलग अलग प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि कुछ आईएएस के लिए करते हैं, कुछ आईएफएस के लिए करते हैं, कुछ सीजीएल के लिए कर रहे होते हैं, कोई एसएससी के लिए कर रहे होते हैं, कुछ अलग अलग फोर्स डिपार्टमेंट के करते हैं, कोई एसआई का करते हैं, कुछ पटवारी के करते हैं, कुछ टीचर्स के करते हैं। इस तरह से डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत तरह के जॉब हैं, तो अलग अलग जॉब के वो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ इस तरह के उनके प्रेशर पे, कि किस तरह से प्रेशर होता है पेरेंट्स पे और स्टूडेंट पे। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले बोर्ड स्टूडेंट के बारे में। अगर आप एकेडमिक से जुड़े हुए हैं और बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आपका प्रेशर को कैसे आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं और कैसे आपको आसानी हो सकती है। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं और ये जनवरी का मंथ खत्म होकर के फरवरी चलने लगा, तो अब तक आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे आप 10th के हों या फिर 12th के हों। यहाँ तक आपके सिलेबस जितने भी हैं सेकेंड टर्म के लिए, आपके फाइनल बोर्ड के लिए, वहाँ तक आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही वक्त पे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। और जो आपके पास जो 2 मंथ बचे हुए हैं, पूरा फरवरी एंड मार्च, हो सकता है मार्च के लास्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। किसी अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइमिंग होती है और सीबीएसई के भी। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो मिनिमम 1.5 मंथ आपके पास है। तो आपका अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तब आपको क्या करना चाहिए, उसका रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन में भी कई बार होता क्या है कि आपका एक प्रेशर होता है कि कुछ सिलेबस आपको बहुत अच्छे स्ट्रांगली कंप्लीटेड है बट कुछ कम कंप्लीट है। तो वैसे केस में कैसे हम करें, तो सबसे पहले मेरा अगर मानना है कि आप क्या करें कि मॉर्निंग में जितना पहले हो सके जगने की कोशिश करें। अगर आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया है तो, अगर आपकी एकेडमिक एजुकेशन अभी नहीं चल रही है, वो कंप्लीट हो चुका है सिलेबस और अपना रिवीजन करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले जितना हो सके आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जगना है। जैसे आप 5 बजे जग सकते हैं, 4:30 बजे जग सकते हैं। मिनिमम अगर आप देखा जाए मैक्सिमम आप 5 o'clock तक अपने आप को बिल्कुल फ्रेश फील करने चाहिए। अगर 5 o'clock पे आप जगते हैं तो वहाँ से आपको क्या करना है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे आपको साइंस एंड एसएसटी को पढ़ना है। मॉर्निंग में जगते ही साइंस एंड एसएसटी को पढ़ना है, जिससे क्या होता है मेमोराइज किया जा सके, याद किया जा सके। साइंस का बायोलॉजी फैक्टर पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं एंड फिजिक्स को पढ़ सकते हैं जो थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल को अभी छोड़ दें। एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, सिविक्स पढ़ सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो आप उसको स्टडी कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में। एंड अगर आप वहाँ पे 2 घंटे कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे, अगर आपने साइंस निकाला तो 1 घंटे कंटिन्यूसली साइंस पढ़ेंगे और आफ्टर दैट 1 घंटे आप एसएसटी पढ़ेंगे। इस तरह की जो चीज़ें याद करने वाली चीज़ है आप सुबह वाले में कर लें। इसके बाद क्या करें, आप बिल्कुल ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाइए, ब्रश कीजिए। अगर आपको नहाना है तो आप नहा सकते हैं और आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है आधे घंटे का। और फिर आधे घंटे के बाद ब्रश करके नहाने धोने के बाद जो भी आपका आधे घंटा टाइम जाता है, 1 घंटा जाता है, 1.5 घंटे जाता है, 1 से 1.5 घंटे में आप थोड़ा फ्रेश फील करने लगेंगे, फिर आप बैठ जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो चीज़ें जो न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उसको सोल्यूशन करना शुरू कीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स चाहते हैं तो मैथमेटिक्स पे वहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स पढ़ना शुरू कीजिए। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उस तरह की चीज़ों को आप वहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। अगर 10th के हैं बच्चे तो 10th के बच्चे क्या करेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट को रखना है और ध्यान से पढ़ना है। आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है क्योंकि बोर्ड में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर प्रेशर होता है। और जब आपने प्री बोर्ड देने के लिए अभी जाएंगे तो वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप खुद ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने हाफ बोर्ड दे चुके हैं एंड आपने आप कोई क्या होता है यूनिट टेस्ट आपने दिया होगा, तो वहाँ भी आपको पता चलता है कि आपने कितने स्कोर कर रहे हैं, तो आपका प्रिपरेशन किस तरह से है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। लेकिन दिक्कत आती है उन स्टूडेंट को कि जिनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया होता है, जैसे कि वो अगर आपने यूनिट टेस्ट दिया, यूनिट टेस्ट में बहुत
अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, टाइम उनको मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये ज़रूरी है कि वो राइटिंग प्रैक्टिस करें, यानी जो क्वेश्चन को स्टडी करने के साथ साथ लिखने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यानी हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार लिखें, टाइम के अकॉर्डिंग लिखें कि 3 घंटे के अंदर में आप कितना क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो, उसको विदिन 2.5 आवर में आपको क्या करना है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। और ये कंपैरिजन आप हमेशा छोड़ दें कि आपका फर्स्ट हाफ बोर्ड में कितना मार्क्स रहा था और उससे आपके दोस्त का कितना मार्क्स रहा है, आपके पड़ोस में जो रहते हैं उनके कितने मार्क्स रहे हैं। क्योंकि जितना आप ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे अपने फ्रेंड से एंड आपके पड़ोस वाले से, उतना आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को छोड़ें और आप अपने आप पे फोकस करें। जो भी टाइम है अपने आप को दे, वहाँ पे अपने आप को मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम आप अपने स्टडी को दे, आप अपने प्रिपरेशन को दे। ये ना कि आप अपना टाइम किसी के साथ कंपेरिजन करने में लगा दें। ओके, ये तो बोर्ड वालों के लिए हो गया। नॉन बोर्ड वाले बच्चे जो नॉन बोर्ड हैं, जैसे कि वो 10th क्लास में नहीं है, 9th में है, 11th में है या उससे नीचे क्लासेस वाले बच्चे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनका भी अभी मार्च में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उनका भी सिलेबस मोस्टली कंप्लीटेड हो चुका होगा मैक्सिमम स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स में जो गवर्नमेंट सेक्टर्स वाले हैं, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वहाँ पे कुछ सिलेबस अगर बच रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 to 15 डेज के अंदर में ये सिलेबस आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। कंप्लीट कराने के बाद आपको क्या करना है कि मैक्सिमम रिवीजन करना स्टार्ट करना है। ये तो स्टूडेंट के लिए हो गया जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एकेडमिक के लिए। अब वैसे स्टूडेंट के लिए जो जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जॉब का प्रिपरेशन करते समय एक स्टूडेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जॉब का जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट वहाँ पे 18, 19, 20, 24, 25, 30 के राउंड के आसपास हो जाते हैं जॉब की प्रिपरेशन करते करते। यहाँ पे क्या होता है, उनका एज फैक्टर भी एक उनके लिए एक प्रेशर का कारण बनता है, क्योंकि उम्र बढ़ते जाती है और जॉब मिलती नहीं है। कई ऐसे भी बात की जाती है कि जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में आ नहीं रहे हैं, बहुत कम जॉब भी हो चुकी है। लेकिन जब अगर आप एक बार एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, आपके स्कोर कम होते हैं, जॉब नहीं लगती, तो वहाँ पे अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। ये ना सोचे कि अब मुझे जॉब लगेगी नहीं। आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और उन चीज़ों को आप ढूंढें कि किन किन चीज़ों में आपके बहुत अच्छे स्कोर नहीं रहे हैं, यानी आपने जिस तरह से पढ़ाई की थी उससे कितना हट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है उन चीज़ों को अगर आप ध्यान से केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किन किन चीज़ों में गलतियाँ की हैं। उन चीज़ों पे फोकस करें, ये बजाय इसके कि आपके फ्रेंड का या किसी और का हो गया और आपका नहीं हुआ। आप उन चीज़ों पे फोकस करें कि जहां आपने कम स्कोर किए हैं, जहां आपके कम स्कोर हुए हैं वहां फोकस कर सकते हैं। वहां फोकस करके आप उस पर डिस्कस करें, अपने आप को देखें, अपने आप को टाइम दें और उस चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और देखें कि मोस्टली ये करें कि जो भी जॉब के प्रिपरेशन करते हैं उसके आज से 10 साल पिछले साल, जो 10 पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन 10 पीछे वाले क्वेश्चंस को रिवीजन करना स्टार्ट करें। उससे एक आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए। और अब देखिए कि किस तरह से स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, एग्जाम का पैटर्न कैसा बदल रहा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा बदल रहा है, लेवल कैसे बदल रहे हैं और किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी कभी होता है क्या है कि रिपीट तो नहीं करता, लेकिन मोस्टली 5-7 सालों के बाद कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो उस टॉपिक में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे आप एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और आपको ये ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली होता है एक एज के बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगता है, घर के भी प्रेशर, पड़ोस के भी प्रेशर, क्योंकि हर कोई पूछता है कि आपके बच्चे का हुआ कि नहीं, और आपके फ्रेंड भी पूछते हैं क्या चल रहा है, अभी कितने हुए। लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, कोशिश ज़रूर करनी है। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि जॉब भी एक ज़िंदगी है, क्योंकि जॉब के पास एक लिमिटेशन पैसा है। जॉब अगर आप करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में तो हर गवर्नमेंट सेक्टर का एक फिक्स पैसे है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा। आपने देखा होगा कि जॉब के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जॉब नहीं हो सकता, लेकिन अगर जॉब करने के बाद क्या होता है कि आपके पास एक फिक्स अमाउंट आ सकता है, बट एक्चुअली लोगों को लगता है कि जॉब हो गई तो आपने बहुत अच्छे पढ़ाई की थी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनको जॉब नहीं हुआ वो सारे के सारे बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। आपने कई ऐसे देखे होंगे कि जो फेलियर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कितने को पढ़ा करके बहुत अच्छे जगह पे स्टैंड कराया है। तो इसका मतलब वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। बस कभी कभी लक भी होता है, माइनर। मैं बहुत ज़्यादा लक को तो मानता नहीं, लेकिन 99% तो मैं आपके एफर्ट को मानता हूँ कि आप कितना एफर्ट के साथ अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर 1% की जाए तो देखते हैं लक भी कभी कभी साथ देता है। कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं, जबकि उसको बहुत अच्छे से जानते थे। तो ये जो 1% होता है ये लकी होता है, जो आप जानते हुए भी उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं।
और सेकेंड चीज़ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट ना करें। बहुत सारा ऐसा फैक्टर है, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पे आपके जो टैलेंट है उसका कद्र किया जाएगा और जहाँ आपको बहुत अच्छा आपकी कद्र को वैल्यू दिया जाएगा और उससे आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आज कई चीज़ें हो गए हैं, आज डिजिटल कितना ग्रो किया है इन पेंडेमिक में भी, और आप देख सकते हैं पिछले अगर 10 सालों के अंदर में देखेंगे और ये मतलब रिसेंटली अगर 5 साल देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो किया है। और इस टेक्नोलॉजी जो ग्रो किया है यहाँ पे बहुत लोगों को एक ज़िंदगी मिली है। जो 4 साल 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे उनको कुछ नहीं हो पा रहा था और बहुत अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहे थे, ऐसे में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए और उन्होंने कई को एडुकेट किया, कई को एंटरटेन किया और कई तरह के अपने इंटरटेनमेंट से, अपने एजुकेशन से और जो उनके अंदर स्किल था उससे उन्होंने पैसे कमाए हैं। और जो इतना वो जॉब में नहीं कमा पाते पूरी ज़िंदगी में, उतना उन्होंने 4-5 साल के अंदर में कमाया है और पूरा दुनिया में, अपने कंट्री में, आसपास की कंट्री में अपना नाम रोशन किया है। आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो। अब बात करते हैं अब पेरेंट्स की। जो पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चा बोर्ड में है, 10th में है या 12th में है, तो आप उसको मोटिवेट करें, उसके साथ थोड़ा वक्त दें, उसको जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मेहरबानी करके उसे पूरा करने की कोशिश करें। अब कभी भी उसके सामने ये कंपैरिजन ना करें कि आपके दोस्त के बेटे का इतना मार्क्स हो गया है, आपके दोस्त की बेटी का इतना मार्क्स आ गया है और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कभी भी आप अपने ऐसे बच्चों के साथ कंपैरिजन ना करें, क्योंकि ऐसे करने के बाद आपके बच्चा का प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल हाई होते जाता है और वहाँ पे कोई भी एक एग्ज़ाम में अपने अनुभव एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और हो सकता है ऐसे केसेस में बच्चे गलत कदम उठाते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को कभी भी प्रेशर ना दें और कभी भी किसी से के साथ कंपेयर ना करें। ऐसा आपने दुनिया में आपने कभी नहीं देखा है कि जितने भी 90s वाले परसेंटेज हैं, जो 90% से अबव वाले हैं, उन्हीं को जॉब मिली है। अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे IAS IPS मिलेंगे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं रहे थे, वो हर बार टॉप नहीं रहे थे, काफ़ी एवरेज रहे थे, लेकिन उन्होंने IAS अटेम्प्ट की UPSC का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने फर्स्ट टाइम में, सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने UPSC क्लियर किया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा तभी उसको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। नहीं, बहुत ऐसे लोग कामयाब देखे होंगे आपने जिनके मार्क्स बहुत कम थे लेकिन बहुत अच्छा कामयाब हुए हैं। प्लीज़ आप अपने बच्चों पे प्रेशर ना दें और कंपेयर तो बिल्कुल भी ना करें उसके सामने या उसके अब्सेंस में भी ना करें। ये नहीं कि बच्चा किसी दूसरे रूम में पढ़ रहा है, आप दूसरे रूम में हो, आप अपने साथ अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं कि मेरा बेटा अच्छा नहीं कर पा रहा है, आपका बेटा अच्छा कर रहा है, इससे आपके बेटे को डिमोटिवेशन होता है और जो बच्चा आपका एफर्ट लगा रहा है वो भी बहुत अच्छे से एफर्ट नहीं लगा पाता, क्योंकि आधा उसके दिमाग में ये चलते रहता है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छा नहीं हुए तो मेरे पेरेंट्स हमारे लिए क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाया कि लोग क्या सोचेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दोस्त क्या सोचेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम बहुत अच्छे से मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मार्क्स आएगा हमें बिल्कुल एक्सेप्ट होगा और तुम अच्छे से अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में, ताकि उसे एक विश्वास मिले कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं और वो बिल्कुल फ्री होकर के पढ़ाई करें। आप उसे जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप उसे एंटरटेन करें, ये ना कि कंपेयर करके किसी के साथ और उसका डिमोटिवेशन करे। जो भी उसने मेहनत कर रहा है उसके आधे हिस्से उसका हमेशा प्रेशर में निकल जाए। और फाइनली अब आपने अगर मेरे वीडियो को देखा है, आपको ये अगर पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके किसी के पेरेंट्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि सबको ये वीडियो का लाभ मिल सके। उम्मीद है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।